અને ઓએનજીસીના ડિરેક્ટર ડૉક્ટર સંબિત પાત્રાજી, ડૉક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યા, સત્યેન કુલાપકર, સંજીવભાઈ પંચોલી, આપ સર્વનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। પત્રકાર પરિષદનું કામ શરૂ કરીએ। હું સર્વપ્રથમ ડૉક્ટર વિજયભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણને ઉદ્બોધન કરે। ડૉક્ટર વિજયભાઈ। વડોદરા મહાનગરના ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયાના પત્રકાર મિત્રોનું આજે સ્વાગત છે। 2 દિવસમાં 3 વખત તમારી સાથે વાતચીત કરવાનો અમને મોકો મળ્યો છે। ઇલેક્શનનો સમયગાળો છે। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા માન્ય શ્રી ડૉક્ટર પાત્રાજી આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। પોતે જનરલ સર્જન છે અને લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી એમની સ્પેશિયાલિટી છે। વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા તરીકેની તેમની જવાબદારી છે। હાલમાં ભારતની નવરત્ન કંપનીઓમાંની એક એવા ઓએનજીસીના ડાયરેક્ટર તરીકે પણ એ સેવા આપી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરમાં એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ। 2022ના વિધાનસભાના ઇલેક્શનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં જે પ્રકારનું ભારતીય જનતા પાર્ટી માટેનું માહોલ બન્યું છે, માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની ગઈકાલની જાહેર સભામાં જે રીતે કાર્યકર્તાઓ અને શુભેચ્છકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, છેલ્લા 20 દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતમાં જે રીતે માન્ય મોદી સાહેબ, માન્ય શ્રી અમિતભાઈ, માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ અને અન્ય સૌ મુખ્ય લોકોના પ્રવાસના માધ્યમથી 150 કરતાં પણ વધારે સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો જીતે એ પ્રકારનું જે આયોજન થયું છે, માન્ય મોદી સાહેબ હંમેશા એમના પ્રવચનમાં કહેતા રહ્યા છે, ગઈકાલે પણ એમણે વાત કરી છે કે નરેન્દ્રનો રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે એના માટેની આ અમારી મહેનત છે। તો જે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફનું વાતાવરણ બન્યું છે અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પેજ સમિતિના માધ્યમથી લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે, એને કારણે વડોદરા મહાનગરની 5 વિધાનસભાની બેઠક અને વડોદરા જિલ્લાની 5 વિધાનસભાની બેઠક, આમ 10 બેઠક ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય નિશ્ચિત છે। આ સંદર્ભમાં આપની સાથે વાતચીત કરવા માટે માન્ય ડૉક્ટર પાત્રાજી ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એમને હું વિનંતી કરું કે તેઓ આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરે। માન્ય શ્રી પાત્રાજી। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विजय जी, सभापति, अध्यक्ष बड़ौदा जिला, सम्मानित मंच और जो मेरे पत्रकार बंधु आज यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस पवित्र मिट्टी को, बड़ौदा के पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह अगर सही मायने में कहा जाए तो कल्चरल कैपिटल, जो गुजरात की सांस्कृतिक जन्मभूमि है, सांस्कृतिक राजधानी है, यह वह क्षेत्र है। और माँ काली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पावागढ़, जहाँ अनेकों वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्यम से वहाँ ध्वजारोहण हुआ है। मैं माँ काली के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके लिए कामना करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आरंभ करता हूँ। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 सीट महानगर के और 5 सीट जिले के, कुल मिलाकर के 10 जो सीट बड़ौदा में है, इन 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है। 10 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाले हैं जब 8 तारीख को परिणाम हमारे समक्ष आएंगे। और क्यों ना हो, विकास की जिस प्रकार की गाथा बड़ौदा में हम सब ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देखा है, चाहे वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, या 65,000 करोड़ रुपए के लागत से जहाज बनाने का जो कारखाना, उसकी जो शिलान्यास की गई है, ये सारे विषय बड़ौदा के लिए सिद्ध करती है इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लगाव बड़ौदा के प्रति है, उनकी जो ये कर्मभूमि रही है, ये कर्मभूमि संपूर्ण रूप से मोदी जी के साथ है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करने से पहले मैं यहाँ के गायकवाड़ राजघराने को बहुत बहुत नमन करूँगा, उनको प्रणाम करूँगा। और बड़ौदा आकर अगर मैं उन्हें नमन न करूँ तो ये सफ़र अधूरा होगा। स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी अरविंद घोष हो,
या फिर हम सबके प्रिय बाबा साहेब अम्बेडकर हों, सभी के लिए जिस प्रकार से इस पवित्र मिट्टी और यहाँ के राजघराने ने काम किया है, यह विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अनंत काल से रहा है। इसलिए मैं वडोदरा को नमन करता हूँ। बंधुगण, जहाँ तक 2022 के इस चुनाव का विषय है, एक बात तो आज स्पष्ट है, मैं जिससे भी बात करता हूँ वह विषय है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पुनः गुजरात में बनाएगी और इस बार जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जो विकास की अनवरत गाथा 27 वर्षों से लगातार गुजरात में लिखी जा रही है, वही विकास की गाथा गुजरात में आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूं, मगर फिर भी उड़ीसा और गुजरात के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्ट है और वो कनेक्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। हम दोनों की संस्कृति जगन्नाथ जी से ओतप्रोत है और दोनों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष की छवि को न केवल साउथ ईस्ट एशिया में अपितु समग्र विश्व में जिस प्रकार से उसे गढ़ करके रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। आप सोच के देखिए, कहाँ हिंदुस्तान पहले अर्थनीति के मानकों पर, इकोनॉमिक मानकों पर 11वें नंबर का विश्व में उसे स्थिति प्राप्त थी, 11वें नंबर स्थान पर वो था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत परिश्रम के कारण 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम को पार करते हुए भारतवर्ष ने अपने आप को स्थापित किया है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं और गुजरात का एक सपूत ने जिस प्रकार से भारत के इस छवि को परिवर्तित किया है, मैं मोदी जी को तो धन्यवाद ही करूंगा, मगर मोदी जी के साथ साथ में गुजरात ने मोदी जी को सीएम और पीएम बनाया, इसलिए गुजरात को भी धन्यवाद करूंगा। आप सोच के देखिए, आज गुजरात में 11 लाख लोगों को पक्का मकान नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार 36 लाख महिलाओं को यहाँ गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचाया गया है और 1.48 करोड़ लोगों को पीएम जय, जो आयुष्मान भारत की योजना, अपने आप में नया कीर्तिमान है। लगभग 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 71 लाख फैमिलीज में ये अन्न मुफ्त दिया गया है, राशन मुफ्त दिया गया है। ये जो चुनाव है, ये द्विपक्षीय चुनाव है। जब भी चुनाव होता है, 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा पक्ष वहां कांग्रेस पार्टी है। आज आप विकास का नैरेटिव आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आराम से आराम करें, मगर फिर भी पसीना और मेहनत यही पीएम। और वहां राहुल गांधी जी को देखिए, केवल 3 बार गुजरात के प्रति ये उदासीनता। कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव से नदारत हैं, ये उदासीनता है। ना सोनिया जी कैंपेन कर रही, न प्रियंका जी कैंपेन कर रही है, न राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं। कौन कैंपेन कर रहा है, यह विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैंपेन भी, जो चुनाव का प्रचार होता है, वह भी लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ाता है। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, परिश्रम राहुल गांधी नहीं करना चाहते, पसीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहते, मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे। पीएम वही बनेगा जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा विकास के लिए। आप सोच के देखिए, किस प्रकार से हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था अनुच्छेद 370 कभी हटेगा अपने जीवन काल में। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि घिसते घिसते घिसेगा, वो घिस नहीं पाया था, और आज गुजरात के एक सपूत ने किस प्रकार से एक झटके में अनुच्छेद 370 को हटा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी।
किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया कि अगर कोई लाल आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे गलवान की वैली हो। हिंदुस्तान डट कर खड़ा रहा हर जगह, और नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दी सेना को कि जब भी आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल आगे बढ़ करके शत्रुओं को जवाब देना है। वहां से गोली तो यहां से गोला जाएगा, और सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि के माध्यम से हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि हिंदुस्तान कभी भी अपने ऊपर हो रहे प्रहार को सहेगा नहीं। मगर मुझे आज दुख लगता है, आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की आर्मी को नीचे दिखाने में कोई भी कोरी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। हिंदुस्तान की आर्मी को कैसे नीचे दिखाया जाए, हिंदुस्तान के आर्मी पर कैसे सवालिया निशान लगाया जाए, ये सारी चीजें आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कर रहे हैं। बंधुगण, ये वही राहुल गांधी है, याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हरी झंडी दिखाई थी, इसी राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी पे सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि हमें सबूत चाहिए। इसी राहुल गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली जैसे शब्दों से नवाजा था। और केवल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी के ऐसे अनेक मित्र हैं जिन लोगों ने इस प्रकार के सवाल उठाए थे। और आज भी मैं टीवी में देख रहा था, जब पीओके को लेकर हमारी आर्मी ने कुछ कहा है तो आर्मी के ऊपर सवाल उठाने का काम ऐसे ही कुछ लोग कर रहे हैं। मैं तो राहुल जी से पूछना चाहूंगा, जो लोग आज आर्मी को गाली देने का काम कर रहे हैं, आर्मी पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उन्हें भारत तोड़ो यात्रा में देखने को मिलेगा। जाएंगे वो सब, ये क्वालिफिकेशन, जो इंडिया की आर्मी को गाली दे सके वो क्वालिफाइड है भारत तोड़ो यात्रा में जाने के लिए। जो कह सके इंडिया के आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे जैसा व्यवहार करते हैं, वो क्वालिफाइड हो जाता है भारत तोड़ो यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए। जो ये कह सके कि ये खून की दलाली है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये क्वालिफाई कर जाता है भारत तोड़ो यात्रा में सम्मिलित करने के लिए। जो ये कहता है कि आतंकवादियों के मृत शरीर को देखकर सोनिया नहीं पाई, वो क्वालिफाई कर जाता है भारत तोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। मैंने एक बार भी भारत जोड़ो इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा हो ही नहीं सकती। आर्मी को गाली देना और वैसे लोगों को स्थान देना, ये कभी भी भारत जोड़ो नहीं हो सकता। इसलिए एक तरफ भारत में विकास को आगे बढ़ाने की नीति और दूसरी तरफ भारत को छिन्न विछिन्न करने की, भारत को तोड़ने की नीति, जीत हमेशा ही विकास की होती है। और इसीलिए गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक विशाल स्टैचू नहीं है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक बहुत बड़ी मूर्ति या प्रतिमूर्ति नहीं है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, यह एक विचार का अमलीभूत होना है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि मैं यहां पर सरदार पटेल जी का स्टैचू बनाऊंगा और विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा, और उस समय उन्होंने एक कॉल दिया, उस समय उन्होंने एक आवाज लगाई कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से लोग यहां पर, किसान यहां पर लोहा भेजे, तो उस समय राहुल गांधी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने ठहाके मार मार कर हमें चिढ़ाने का काम किया था। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था ये तो मजाक है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। मगर आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गुजरात के एक लाल ने गुजरात के दूसरे लाल के लिए जिस प्रकार का एक स्टैचू बनाया है, वो विचारों की प्रतिमा है, वो विचारों की जीत है कि अगर एक गुजराती कुछ ठान ले तो वो करके दिखाता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। पावागढ़ की मां काली हम सबको आशीर्वाद दे रही है और उन्हीं के आशीर्वाद से जीत होगा। 500 वर्षों से वहां ध्वजारोहण नहीं हुआ था, गुजरात की एक लाल ने वो कमाल करके दिखाया कि मां काली के चरणों में भी उन्होंने अपने आप को नतमस्तक किया और वहां आज ध्वज देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि भव्य राम मंदिर हमारे जीवन काल में बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जिस प्रकार आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, यह दिखाता है कि विकास भी और संस्कृति भी दोनों एक साथ, धरोहर भी और डेवलपमेंट भी, दोनों डी फॉर धरोहर और डी फॉर डेवलपमेंट,
दोनों एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के राज्य में उनके सेवा काल में आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं यहाँ पर अपील करूंगा कि जब वोट का वक्त आए तो 100% मतदान हो। बड़ोदरा के 100% लोग घर से बाहर निकले, कोई छूट ना जाए। गुजरात ने हमेशा नया कीर्तिमान लोकतंत्र में स्थापित किया है। विकास की गाथा लोकतंत्र के जो परिकल्पना है यहीं से शुरू हुई। इसलिए मैं यहाँ से गुजरात के लिए निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि एक और कीर्तिमान आप स्थापित करें कि 100% वोटिंग हो, 100% मतदान हो और सभी बाहर निकल कर वोट करें, विकास के लिए वोट करें। 100% मतदान, 100% विकास, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़े और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इतने ही निवेदन के साथ इस प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। One by one, please, one by one. ये चुनाव द्विपक्षीय है, बीजेपी और कांग्रेस, तो सत्येंद्र जैन के वीडियो वायरल करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वीडियो वायरल करने की जरूरत, कोई अन्याय करता है, विश्व के किसी भी कोने में अन्याय होता है तो अन्याय को तो वायरल करना ही चाहिए, अन्याय को सामने रखना चाहिए। जनता जनार्दन जाननी चाहिए कहाँ अन्याय हो रही। सर बार-बार एक सर मेरा भी सवाल कुछ ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है देश के सामने बयान करने के लिए। उनके बयान में हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे लगता है ये लास्ट चुनाव है, हम उनका नाम ले रहे हैं। अगली बार शायद वो पक्ष भी ना हो। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है और गुजरात के अंदर ही मुझे आश्चर्य लग रहा है, वहाँ तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ तो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लोकतंत्र में एक अच्छा प्रतिपक्ष, एक स्ट्रांग प्रतिपक्ष होना चाहिए। मगर प्रतिपक्ष स्ट्रांग हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी स्ट्रांग हो, अब ये काम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी तो नहीं करेंगे ना, ये तो खुद को उनको करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे, हम क्या करें। सर विपक्ष की आप बात कर रहे थे, विपक्ष से बार-बार सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कुछ भी हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई जो अपना डिप्टी कमिश्नर जो बनाया गया अरुण गोयल को, आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके सरकार के पास फाइल मांगी है कि भाई क्यों बनाना पड़ा, बीआरएस लेने के बाद तुरंत ही उसको क्यों बनाया। ये विषय सुप्रीम कोर्ट का है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जगदीश ठाकुर ने गुजरात के प्रमुख कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के मतदान के 1 महीने पहले ढूंढो और घुटनेगरों को पैरोल को छोड़ा जा रहा है और वो लोगों को धमका रहे हैं। देखिए, 19 मैं तो गुजरात का नहीं हूँ, मगर मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, आप लोगों का चैनल भी देखता हूँ। 1995 से पहले गुजरात की स्थिति क्या थी ये छुपा नहीं, किस प्रकार से गुंडे और किस प्रकार से दादाओं का बोलबाला था। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, कल अमित भाई ने भी कहा है कि आज अगर दादा कोई है तो एक ही दादा है, वो हमारे सोमनाथ दादा हैं, शंकर दादा हैं और वो हमारे हनुमान दादा हैं। उनका आशीर्वाद गुजरात के ऊपर है और उनके आशीर्वाद से गुजरात अनवरत पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़ रहा है। आज कोई दादा और नहीं है, केवल ईश्वर का आशीर्वाद। सूरत में 75 लाख पकड़े गए, उसके मामले में जो सीसीटीवी सामने आया उसमें सीधी बात आ रही है कि वो कांग्रेस के नेता बीएस संदीप भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मामले को किस तरह देखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था उसी समय मैं न्यूज़ चैनल में देखा कि सूरत में जो अवैध 75 लाख पकड़े गए हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और कोई अशोक गहलोत जी का व्यक्ति उसमें सम्मिलित है। मैं पूरी उसकी जानकारी लूंगा, मगर वैसे ये अतिशयोक्ति नहीं है। जहां भी भ्रष्टाचार है वहां कांग्रेस का होना ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जहां बादल होगा वहां पानी होगा। देखिए बहन, ये तो नाइंसाफी है। अगर हम लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं तो आप कहते हैं कि ये डिक्टेटर बन गए हैं। ये लोग विपक्ष का नाम भी नहीं लेते हैं और नाम लेते हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का नाम लेना ये आवश्यक है। 2 दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने आरोप ऐसा लगाया कि जो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो है उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि फिजियोथेरेपी के लिए, तो वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। और उन्होंने तपास ये भी करने को बोला है कि अमित शाह जी जब मंत्री थे गुजरात में, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था और उनको जो ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है
अगर अभी भी अरविंद केजरीवाल जी एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कहने में लगे हुए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। मैं खुद डॉक्टर हूं, यहाँ अध्यक्ष जी भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत खराब बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपनी ही बेटी के ऊपर दुष्कर्म करने का इल्जाम हो, कम से कम उसको हमारे प्रोफेशन से मत जोड़िए। ये हम लोग डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम ऐसा तो ना करें। अभी ये विकास की राजनीति भाजपा कर रही है, लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के बॉटल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। जो 70 से 80 रुपये जो लीटर पेट्रोल मिल रहा था, खाद्य ऑयल मिल रहा था, वो आज 150 के पार खाद्य तेल पहुंच गया और पेट्रोल 95-96 तक पहुंच गया। तो ये महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, कोरोना पेंडेमिक के पश्चात जो वैश्विक परिस्थिति बनी वो बहुत ही चिंताजनक रही, मगर फिर भी आज हम बहुत ही खुशी के साथ कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जो हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पूरे विश्व में रेसेशन होने वाला है। पूरा विश्व और उसकी अर्थस्थिति जो है वो उसकी गति कम होने वाली है। केवल भारतवर्ष ही एक ब्राइट स्पॉट रहेगा एंड इंडिया विल नेवर गो इनटू रेसेशन। भारत कभी रेसेशन में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जो मूल बुनियाद है अर्थनीति की वो स्ट्रांग है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज जो अर्थनीति भारत में चल रहा है वो वैश्विक महामारी से लड़ने की क्षमता भारतीयों को देता है। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हो या फिर हर गरीब के घर में राशन कैसे पहुंचे, मुफ्त राशन कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करनी हो, हर व्यक्ति को किस प्रकार से 3 डोज वैक्सीन के मिले, वो भी मुफ्त मिले, इसकी चिंता बड़ा प्रधान जी ने लगातार अनवरत परिश्रम करके किया है। सर, गुजरात में आपका बहुत बड़े 2 मुद्दे रहे हैं, लेकिन भाषण जो नेता आ रहे हैं यहाँ से, उनके भाषणों से GST और नोटबंदी दोनों गायब हैं। नहीं, आप लोग सवाल पूछते हैं, हम लोग सबका जवाब देते हैं। ये विषय कोर्ट तक भी गए हैं, कोर्ट में भी सब सरकार जवाब दे रही है, कोर्ट में भी विषय को रख रही है, तो कोई भाग नहीं रहा है। और इन विषयों पर तो लोकसभा का चुनाव भी हुआ है। पिछला लोकसभा का चुनाव के मुख्य 2 मुद्दे थे, जनता ने आशीर्वाद दिया है। सर, गुजरात में बिजली का भाव बढ़ चुका है। आ रहा है कि भाई जो 7 रुपये 29 पैसा पर यूनिट था, आज 9 रुपया 76 पैसा। इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं लोकल नहीं हूं, बाहर से आया हूं, तो ये थोड़ा विषय मुझे जानना पड़ेगा, मैं जान के जवाब दूंगा। भाव प्रश्न नहीं है, भाव प्रश्न नहीं है। प्रश्न वो है कि जो गुजरात सरकार पहले प्राइवेट सेक्टर से खरीदती नहीं थी, आज 40% हो गया गुजरात सरकार अपनी बिजली उत्पादन कर रहा है। उसके सामने जो गुजरात सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से लेना शुरू कर दिया, इसके लिए भाव बढ़ा है। मैं इसका पूरा पता लगा के जवाब दूंगा, पूरा पता लगा के। बिना अध्ययन प्रवक्ता को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, मैं अध्ययन करके जवाब दूंगा। भारत कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, वडोदरा में 3 सीट ऐसी है जहाँ पे पूर्व MLA या MLA ने अपक्ष उम्मीदवारी किसी एक को बनाया गया है, तो वो क्या है? देखिए, अगर हमारे पार्टी से कोई अपक्ष में अर्थात हमारे खिलाफ भी लड़ रहा है, हम फिर भी सम्मान भाव के साथ हाथ जोड़ के परिवार के रूप में ही कहेंगे। हमारे बड़े उनके पास जाएंगे, गए भी हैं और भी जाएंगे, वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, कभी भी उनके लिए हम खराब नहीं सोचेंगे। बाकी हमारे परिवार के बड़े लोग बैठे हैं, वो मिलके करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सेंचुरी पूरी होगी 2017 में 99 रिकॉर्ड टूटेगा। आज तक तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं रिकॉर्ड तोड़ रहा। 149 का माधव सिंह सोलंकी का, क्या इस बार आप मानते हो कि टूट जाएगा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड टूटेगा और हमें वेट करना चाहिए 8 तारीख को। मैं अधिक कहूंगा तो ये आपको अहंकार लगेगा, इसलिए मुझे लगता है अहंकार से हमें नहीं होना चाहिए, अति आत्मविश्वास भी नहीं, मगर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि रिकॉर्ड टूटेगा और ये रिकॉर्ड विकास के लिए टूटेगा, जनता के आशीर्वाद के लिए टूटेगा। एक बार वहां से भी हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से पैसों की हेराफेरी आपने अभी कांग्रेस के विषय में सूरत में कहा, जो अभी न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, उसकी जांच भी हो रही है और मैं बिल्कुल जांच करने के पश्चात जो सत्य है सामने आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं।
नहीं है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और इसी कारण से इस प्रकार के लेन देन में वो व्यस्त है और वो जानती है कि बुरी तरह से वो हारने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन होता है, ये पैसे का लेन देन, पैसा पकड़ा जाना, ये एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है। वहाँ से भी बहन को आपने बोला कि जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे कांग्रेस की होती है, तो मोदी ब्रिज के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी सरकार है, पूरी जांच हो रही है और कोई नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर एक सवाल है, मेरा लास्ट सवाल है। જીતુભાઈ બીજા લોકોને ટર્ન આપીએ જીતુભાઈ हाँ, हो થેન્ક गया। યુ સો મચ Thank you. બધા આપણે